हेलो, वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा जो एक टॉपिक बचा हुआ था, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट, और जिसको कि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर भी बोलेंगे। तो वो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करते हैं, फिर हमारा ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है आज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये स्त्रियों में पाए जाने वाला कॉमन टाइप का इन्वेसिव कैंसर है। इन्वेसिव के कैंसर का क्या मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब जो अगर कहीं पे कैंसर शुरू हुआ तो ये अपने आसपास वाला जो टिश्यू होगा इसको भी अपने में समा लेगा, उसको इन्वेड करके। ठीक है। और स्त्री में स्तन कैंसर होने की संभावना 12 में से एक होती है, मतलब हर एक 12 स्त्री में से एक स्त्री में यह संभावना होती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा, जिसका अनुपात के लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना आयु वृद्धि के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ते रहेगा वैसे वैसे ही जो चांसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। 50 वर्ष की उम्र के बाद ये बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है इसकी संभावना। और स्तन कैंसर होने की संभावना फीमेल में मेल की तुलना में 100 गुना ज़्यादा अधिक होती है। अगर हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो जो स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर लंग कैंसर के कैंसर के पश्चात कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये 2 नंबर पे आता है कैंसर से होने वाले मौत में। तो लंग कैंसर सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर। पहले नंबर पे लंग कैंसर हो गया, दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और तीसरे नंबर पे सर्वाइकल कैंसर हो गया, जिसकी वजह से कि औरतों की मृत्यु होती है कैंसर में। फिर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होता है? एक स्तन में कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति या उसकी वृद्धि होना स्तन कैंसर कहलाती है। इसके हम कारण की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का जो वास्तविक कारण है वो किसी को पता ही नहीं है। कैंसर का कारण तो किसी को पता ही नहीं होता, पर कुछ चीज़ें होती है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को वृद्धि कर देती है, जिसमें कि सबसे पहला अगर हम बात करें तो BRCA1 या BRCA2 जीन की उपस्थिति। ये जीन होती है तो ये क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि जो कैंसर का जो जीन है वो पहले से आ रहा है। ठीक है। तो अगर ये जीन किसी के अंदर मौजूद है तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको कैंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर। और फिर ब्रेस्ट कैंसर का फैमिली हिस्ट्री होना, और लंबे समय तक मासिक धर्म होते रहना, मतलब कि जो मासिक धर्म का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जो उसमें हम क्या देख सकते हैं, फिर अर्ली मिनार्की हो जाए है अगर किसी में, और लेट मेनोपॉज हो रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी को पीरियड जो है बहुत कम उम्र में शुरू हो गया और बहुत लंबे उम्र तक चलता ही जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, मेनोपॉज नहीं हो रहा, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इनफर्टिलिटी अगर होती है, कोई महिला अगर इनफर्टाइल है या फिर जिसको हम बांझ बोलते हैं, तो उनके अंदर भी ये चांसेस होते हैं ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के। फिर लेट प्रेगनेंसी होने से, और फिर अगर पहले कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो, और फिर अगर कोई इंडोमेट्रियल कैंसर है जो कि अगर गर्भाशय के अंदर कैंसर है या फिर ओवरी के अंदर कैंसर है तो चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर भी कैंसर हो जाएगा। फिर रेडिएशन के संपर्क में आने से या फिर एस्ट्रोजन थेरेपी वगैरह लेने से, अगर कोई ओबीस महिला है, मोटी महिला है, तो उसके अंदर, या फिर अगर किसी के स्तन में पहले से ही गांठ है और बार बार उसको अगर स्तन का जो प्रदाह हो रहा है यानी कि मेस्टाइटिस हो रहा है उसको, यानी कि स्तन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर कोई महिला है जिसको जो कि अल्कोहल लेती है, या फिर अगर वो स्मोकिंग करती है, अगर वो नशे की आदत है यानी कि ड्रग एडिक्ट है, या फिर उसके अंदर जो है एटिपिकल हाइपरप्लेसिया हो गया है, मतलब कि बिना किसी वजह से उसके जो टिश्यूज़ हैं ब्रेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके अंदर भी चांसेस होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है इन सब चीज़ों का, अगर ये सारे लक्षण हमें दिखते हैं तो, या ये सब कारणें हैं तो। फिर हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर को, जो है एक सारणी में यानी एक टेबल के फॉर्मेट में हमें यहाँ नीचे दिया गया है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें जेनेटिक कारण के बारे में, तो जेनेटिक कारण में क्या हो सकता है कि जो महिला का एज 40 साल से ज़्यादा है, उसके फैमिली में अगर पहले से पॉजिटिव है कि मतलब कि पहले से किसी को हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, फिर नॉर्थ अमेरिकन वाइट वूमन है, या फिर उसके अंदर BRCA जीन उपस्थित है, तो ये दिखाता है कि इसके अंदर चांसेस, मतलब कि होने के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वातावरणीय कारण या फिर जो इन्वायरमेंटल काउज के बारे में, तो अगर वो महिला है वो जो हाई डाइटरी फैट लेती है, मतलब फैट उसके डाइट में ज़्यादा है, फिर मॉडरेट रूप से अल्कोहल भी ले रही है, और उसको ब्रेस्ट का रेडिएशन भी हो रहा है जो कि 90 रेड्स जो रेडिएशन का वो होता है नापने का कि कितना रेडिएशन है, तो अगर 90 रेड से ज़्यादा का रेडिएशन उसको हो रहा है ब्रेस्ट में, और फिर ब्रेस्ट में कोई इसको ट्रॉमा हुआ यानी कि चोट वगैरह भी लगा है, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव कारण के बारे में, कि रिप्रोडक्टिव में अगर वो महिला है नल्ली पैरिटी है, मतलब कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, फिर डिलेड चाइल्ड बीयरिंग कि उसने जो उसका जो बच्चा हुआ है वो बहुत ज़्यादा दिन के बाद हुआ है,
मतलब कि काफ़ी एज हो गया था, मतलब 30 साल 35 साल के बाद उसने पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, या उसको वो बच्चे को जिसने जन्म दिया है, तो वो चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं उन्हें। फिर अर्ली मेनार्के हुआ है और लेट मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। फिर हम देखते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिक कारण के बारे में। तो मॉर्फोलॉजिक कारण क्या होते हैं? तो अगर हम मॉर्फोलॉजिक कारण के बारे में देखें तो ओवेरियन कैंसर, अगर किसी को पहले से ओवेरियन कैंसर हुआ है, और यूट्राइन कैंसर पहले से अगर किसी को हुआ है, या ब्रेस्ट कैंसर जो है कॉन्ट्रालेटरल, मतलब कि अगर लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में अगर पहले से कैंसर हुआ है, तो ये चांसेस है कि राइट साइड के ब्रेन में जो ब्रेस्ट है उसमें भी कैंसर हो जाएगा। फिर एटिपिकल हाइपरप्लेसिया, मतलब कि बिना किसी वजह के अगर उसमें हाइपरप्लेसिया हो गया। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है कि जो टिश्यू नंबर ऑफ टिश्यू है उसका बढ़ जाना, ठीक है। तो नॉर्मल से ज़्यादा नंबर ऑफ टिश्यू हो गया, बढ़ गया बिना किसी रीजन के, तो चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो कितने तरह के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको टाइप कैसे निर्धारित किया जाता है, तो उसकी स्थिति के आधार पे और जो उसने कौन से टिश्यू को प्रभावित किया है, तो उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर हम पहले टाइप की बात करें तो होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है? ये एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसका कैंसर होता है। दूसरा होता है इंट्राडक्टल, ये डक्ट का कैंसर होता है, कि जो हमारे ब्रेस्ट में डक्ट पाया जाता है, उस ब्रेस्ट के डक्ट में जाकर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं इंट्राडक्टल, या फिर इसको हम पैगॉट्स डिजीज भी बोलते हैं। फिर तीसरा है हमारा इन्फिल्ट्रेटिंग। इन्फिल्ट्रेटिंग का क्या होता है कि ब्रेस्ट के पेरेन्काइमल टिश्यू का कैंसर होता है। तो अगर ब्रेस्ट में जो पेरेन्काइमल टिश्यू होता है उसका अगर कैंसर हो गया तो हम बोलेंगे उसको इन्फिल्ट्रेटिंग। फिर चौथा बोलेंगे इन्फ्लामेटरी, ये बहुत कम पाया जाता है और इसमें रैपिड ट्यूमर ग्रोथ होती है, मतलब कि ट्यूमर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज होता है। फिर हम बात करते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा, इसमें ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसके लोब में कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू के लोब में अगर कैंसर हो गया तो उसको बोलेंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा। फिर मेडुलरी या सरकमस्क्राइब्ड कैंसर भी कहलाता है। इसमें लार्ज ट्यूमर विथ रैपिड ग्रोथ द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसमें ट्यूमर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है और बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, इसको बोलते हैं सरकमस्क्राइब्ड कैंसर। और फिर इसको हम मेडुलरी कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ट्यूमर की साइज और रीजनल लिम्फ नोड के मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट के आधार पर कैंसर के निम्न स्टेजेस को निर्धारित किया गया है, कि जो कैंसर होता है उसमें कितने ब्रेस्ट के टिश्यू के, मतलब कि उसका टिश्यू का साइज क्या है, ट्यूमर का साइज और रीजनल लिम्फ नोड, जो ब्रेस्ट ऐसे होता है तो इसके आसपास में लिम्फ नोड पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने लिम्फ नोड को इसने अपने में इन्वॉल्व कर लिया है कैंसर ने, तो उसके आधार पे हम उसके टाइप्स को निकालते हैं, यानी कि उसके स्टेज को निकालते हैं, ठीक है। तो स्टेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेज होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो ट्यूमर होता है, यानी कि जो गांठ होती है वो 2 सेंटीमीटर से कम का होता है। उसका जो डायमीटर होता है, यानी कि अगर ये ट्यूमर है और इसका अगर डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर से कम है तो ये स्टेज 1 में आएगा। और इसके और भी चीज़ें हैं जिसमें कि गांठ अगर बिनाइन प्रतीत होती है और मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, मेटास्टेसिस मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं फैला है, तो वो स्टेज 1 के अंदर आएगा। दूसरे स्टेज का अगर हम बात करें तो इसमें ट्यूमर का साइज जो है वो 2 से बढ़ के, पहले तो 2 से कम था, अब 2 से 5 सेंटीमीटर का उसका साइज हो गया। और जो गांठें हैं वो अस्थिर प्रतीत होती है, मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक हिल सकती है, किंतु दूर तक मेटास्टेसिस नहीं हुआ है उसका, कहीं दूर तक मेटास्टेसिस फैला नहीं है, तो वो स्टेज 2 के अंदर आएगा। थर्ड स्टेज क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो जाता है ट्यूमर, उसका डायमीटर ट्यूमर का, और ये स्किन या चेस्ट वॉल में धंसा हुआ होता है। और फिर इसका डिस्टेंट मेटास्टेसिस अभी तक नहीं हुआ है, मतलब कि दूर दूर तक कहीं नहीं फैला है, वहीं पे आसपास में है, ब्रेस्ट के अंदर ही, दूर तक कहीं नहीं फैला है, तो ये आ जाएगा स्टेज 3 में। फोर्थ स्टेज क्या होता है कि जिसमें कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी हो जाता है, यानी कि दूर दूर तक भी कैंसर और या फिर ट्यूमर जो है वो फैल जाता है। फिर अगर हम इस पर स्पेशल पॉइंट की बात करें तो कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं का रक्त या लसिका माध्यम से शरीर में उत्पन्न उत्पत्ति स्थल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना मेटास्टेसिस या फिर मेटास्टेसिस कहलाता है। तो मतलब ये कैंसर जो है इसका मेटास्टेसिस किस चीज़ों से होता है, या तो रक्त के कोशिका जो माध्यम से होता है या फिर लसिका माध्यम से होता है, यानी कि या तो ब्लड वाले लाइनिंग से जा सकता है, ब्लड वेसल से, या फिर जो लिम्फ नोड वाला जो वेसल होता है, लिम्फ का एक अलग ही होता है, लिम्फ अलग चीज़ होती है, हमने डिस्कस किया है इसको पहले। तो लिम्फ के थ्रू अगर फैलता है तो इन दोनों के थ्रू जब फैलेगा और एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटास्टेसिस। फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कि इसके वार्निंग साइन या लक्षण के बारे में। तो क्या होता है, सबसे पहले तो लंप यानी कि गांठ हो जाना, और जो ब्रेस्ट का जो सिमेट्री होता है यानी कि स्तन को जो सममिति या जो उसका आकार होता है उसमें चेंजेस आ जाता है। उसको त्वचा में परिवर्तन दिखने लगते हैं। त्वचा में क्या परिवर्तन दिखता है, तो
तो थिकनिंग हो जाती है, यानी कि त्वचा मोटा हो जाता है, स्केली हो जाता है, डिम्पलिंग हो जाता है, मतलब कि डिम्पल डिम्पल सा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा गड्ढा गड्ढा सा हो जाता है उसमें, जैसे कि ब्रेस्ट है ना, तो इसमें ऐसे गड्ढा 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 सा दिखने लगेगा। तो ये सब चेंजेस, फिर एडिमा हो जाता है, यानी कि सूजन हो सकता है, फिर अल्सरेशन हो सकता है, यानी कि अल्सर जैसा फॉर्म हो जाएगा, ऊपर निकला हुआ जो अल्सर होता है उस टाइप का फॉर्म हो जाएगा, फिर गर्म या हॉट वो फील होगा ब्रेस्ट। तो ये साइन होते हैं। फिर स्तन से असामान्य तरह का स्राव आना, यानी कि उससे स्तन से अलग अलग तरह का स्राव आने लगता है, जैसे कि ग्रीनिश ब्लैक कलर का स्राव आने लगता है, या फिर व्हाइट या क्रीमी टाइप का होने लगता है, फिर सीरियस या ब्लडी टाइप का या खून खून टाइप का अगर स्राव आने लगता है, तो ये सारे चेंजेस होते हैं। फिर निपल में क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, तो उसमें इचिंग होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, यानी कि जलने टाइप का लगता है, इरोजन होने लगता है, मतलब कि वो एक तरह से टूटने लगता है, फिर रिट्रैक्शन हो जाता है, मतलब कि वो खिंचाव बना जाता है, मतलब अंदर की तरफ खिंच जाता है। तो ये सब चेंजेस जो है हमें दिखने लगते हैं। फिर और क्या चेंजेस दिखते हैं, तो दर्द होने लगता है ब्रेस्ट में, और फिर जो अस्थियां होती है, अस्थियों अस्थियों में सामान्यतः फ्रैक्चर होने लगता है, यानी कि जो बोन फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस होने लगते हैं। फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, सॉरी कैल्शियम की अधिकता हो जाती है ब्लड में, जिसको कि हम लोग हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। फिर प्रभावित रक्तन की तरफ बाह में सूजन हो जाती है, कि जिस जिस ब्रेस्ट में हुआ है तो उसके साइड वाला जो बाह होता है उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। फिर डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हम कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिर मेमोग्राफी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको कि सीटी टेस्ट बोलते हैं, सीटी स्कैन, फिर एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, फिर हार्मोनल रिसेप्टर ऐसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। हमने पता कर लिया, तो हम इसको मैनेज किस तरह से करेंगे। सबसे पहला तो प्रकार होता है वो होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के लिए कुछ ड्रग्स होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है, यानी कि केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ये ड्रग साइटोटॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न करती है और कैंसर ग्रस्त ऊतकों को नष्ट करने में सहायता करती है। तो साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है सेल को मारने का इफेक्ट उत्पन्न करती है। तो जो रैपिड ग्रोथ वाले सेल होते हैं ना, उसको ये मार देती है जाके। ये ड्रग कौन कौन से होते हैं, तो ड्रग्स में पहले आते हैं पैक्लीटैक्सेल, साइक्लोफोस्फामाइड, फ्लूरोरेसिल, फिर 5-फ्लूरोवैक्सिल, फिर एपिरूबिसिन, फिर डोकेटैक्सेल। तो ये सारी दवाइयाँ होती है, जिसको कि हम लोग कीमोथेरेपी ड्रग्स बोलते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स। तो इन दवाइयों का डॉक्टर्स अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सी नहीं देनी है, तो वो फिर कीमोथेरेपी के थ्रू दवाइयाँ देते हैं। फिर और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें कि एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसमें कि हम टॉक्सोमिफेन दे सकते हैं, टोमोक्सीफेन। फिर ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए कुछ और भी दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि एंटी एंड्रोजन ग्लूटेथाइमाइड्स। तो ये दवाइयाँ भी जो है ये इसको भी यूज किया जाता है। तो अब जिस वजह से कैंसर हो रहा है और जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके अनुसार से डॉक्टर्स अपने हिसाब से दवाई डिस्कस मतलब कि डिसाइड करते हैं और फिर वो चलाते हैं। फिर जो दूसरा तरीका है हमारा वो है रेडिएशन थेरेपी, या फिर जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। तो रेडियोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले जो विकिरण होते हैं उसको कैंसर ग्रस्त सेल के ऊपर डाला जाता है। इसको डालने से क्या होता है कि ये नष्ट हो जाते हैं वो कैंसर वाले। जैसे कि उदाहरण में हम बात कर सकते हैं कोबाल्ट-60 के बारे में। कोबाल्ट-60 से निकलने वाली जो किरण होती है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है। उसको डायरेक्ट सेल पे अगर डाला जाता है कैंसर सेल पे, तो वो सेल मर जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी जो है ये कैंसर के फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर हम बात करते हैं सर्जरी के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर का निदान होने पर, यानी कि जब हम पता कर लेते हैं कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो इसका उपचार जो है इसका उन्मूलन होता है, यानी कि उसको निकाल देना होता है, जिसके लिए सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी में कैंसर ग्रस्त जो सेल होते हैं और उसके साथ साथ उसके आसपास के जो हेल्दी सेल हैं, जिसमें कि कैंसर विकसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, उसको साथ में निकाल दिया जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर की थर्ड एवं फोर्थ स्टेज की शल्यक्रिया, अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर का, तो हम क्या करते हैं उसमें पूरे ही स्तन को काट के निकाल देते हैं, जिसको कि हम लोग रेडिकल मैस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो प्राय ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए सभी प्रकार की विधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है। ये सारी हमने अलग अलग विधियां पढ़ी है, पर जो एक्चुअल में जब उपचार होता है ना, तो सारे विधियों का एक साथ ही उपचार किया जाता है, सारे विधियों का यूज किया जाता है एक साथ में। पहले कीमोथेरेपी कर दिया जाता है, फिर सर्जरी किया जाता है, फिर रेडियोथेरेपी दिया जाता है, या फिर पहले रेडियोथेरेपी दे के फिर सर्जरी करके फिर कीमोथेरेपी। तो इस तरह से जिस तरह से भी सही रहेगा डॉक्टर के हिसाब से वो अपना देख के सारी चीज़ों का एक साथ यूज करते हैं। फिर होता है पेशेंट की केयर करना। ये हमारा नर्सिंग वाला पार्ट आ गया कि जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त रोगी को आवश्यक देखभाल प्रोवाइड करनी चाहिए,
रोगी में अत्यधिक एंजाइटी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चलेगा कि वो कैंसर हो गया है उसको, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो उसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में रोगी जो है निराशा में आ सकता है, और उसको कम करने के लिए हमें रोगी के साथ ट्रस्टफुल एनपीआर यानी कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप विकसित करना चाहिए एवं रोगी का उपचार के प्रभाव के बारे में बताना चाहिए। रोगी को जीवन के सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो रोगी को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो सकारात्मक दिशा में सोचे कि हम ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से सोचने के लिए हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। यदि मेस्टेक्टॉमी की जानी है तो रोगी को इसके बारे में बताया जाता है, उसका कारण के बारे में बताया जाता है, उसके परिणाम के बारे में बताया जाता है, और इसके लिए रिटन कंसेंट प्राप्त किया जाता है। फिर मेस्टेक्टॉमी करने पर रोगी को प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक सर्जरी होती है तो पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव केयर नर्सेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर पल्मोनरी कॉम्प्लायंसेस की रोकथाम के लिए रोगी को डीप ब्रीदिंग और कफिंग के लिए इनकरेज किया जाता है। फिर पेन को कम करने के लिए आराम करते समय रोगी को अफेक्टेड साइड में लेटने के लिए कहा जाता है, एवं ब्रेस्ट के नीचे हाथ या तकिया लगाना चाहिए। फिर पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ, यानी कि जो दर्द रहित जो दवाइयाँ होती है, दर्द को कम करने वाली एनाल्जेसिक दवाइयाँ, वो भी देने का उपयोग करते हैं। फिर ब्रेस्ट में मवाद अगर इकट्ठी हो गई है तो इसका सक्शन करके, जिसको कि हम लोग किसके द्वारा करते हैं, हीमोवैक के द्वारा सक्शन कर लेते हैं इसको। और फिर अगला जो है, मेस्टेक्टोमी के बाद इस स्थल की फ्रीक्वेंटली ड्रेसिंग करते हैं और ब्लीडिंग को साफ करते हैं। फिर रोगी के जो वाइटल साइंस होते हैं उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं। रोगी के इनपुट और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करते रहते हैं। सर्जरी के बाद रोगी के अर्ली एम्बुलेशन के लिए प्रेरित करते हैं। एम्बुलेशन का मतलब होता है चलना फिरना, तो शुरुआत में चलने फिरने के लिए रोगी को प्रोत्साहित करते हैं ताकि सर्जरी के बाद जल्दी रिकवरी हो सके। फिर रोगी के जनरल केयर की जाती है, जो भी उसका जनरल केयर होता है वो प्रदान उसको किया जाता है। तो यही था आज के वीडियो में, और ये हमारा आज का टिप्स खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।